नमस्कार। हम लेके आए हैं आज भूगोल का अगला भाग, जिसमें हमें पढ़ना है जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या क्या है, विश्व जनसंख्या, वितरण क्या है, घनत्व क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जानना है कि जनसंख्या क्या होती है। या ये कहें जनसंख्या क्या है। जनसंख्या या क्या कहेंगे कि किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या या किसी जगह रहने वाला लोगों का समूह ही क्या है, जनसंख्या। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जनसंख्या किसी देश के लिए वहां का एक धन के समान है। या ये कहा जाए कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या एक किसी देश के लिए संसाधन का काम करती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ा संसाधन है। तो किसी देश का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संसाधन उसकी जनसंख्या है। जनसंख्या किसी देश के लिए वरदान भी है तो किसी देश के लिए अभिशाप भी है। लेकिन अभिशाप कब है? जब जनसंख्या बढ़ जाए। तो सबसे पहली चीज बात करें कि अगर देखा जाए तो जनसंख्या एक तरीके से क्या है, किसी भी देश का वास्तविक संसाधन जो है वो जनसंख्या ही है। देखिए, अगर आप देखेंगे किसी चीज में कि किसी भी काम करने के लिए आज मशीनों का युग आ गया। जब मशीनें नहीं थी तो हमारे लिए कौन काम कर रहा था? लोग। आज भी क्या बिना लोगों की मशीनें चल रही हैं? कुछ मशीनें वो बिना लोगों के चल पा रही हैं या बिना जनसंख्या के चल पा रही हैं। लेकिन सारी चीजों के बारे में देखा जाए तो सारी चीजें जनसंख्या के बिना नहीं चलाई जा सकती। हमारी सरकार कौन चल रहा है? हम लोग। हमारी ट्रेन, रेलगाड़ी, यातायात, संचार व्यवस्था कौन देख रहा है? मानव। और जब उन मशीनों को बनाया किसने? मानव ने। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा हमारा संसाधन सिर्फ क्या है? जनसंख्या ही है। तो हम आज जानेंगे इसके बारे में कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, घनत्व क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या है तो सबसे पहले इसका क्या है? एक असमान वितरण। अब आप कहेंगे असमान वितरण कैसे है सर? तो असमान वितरण कुछ इस प्रकार से है इसका कि अगर देखा जाए तो विश्व में मात्र 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रह रही। यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या है, मान लीजिए कि ये जो पृथ्वी है इसको अगर पूरा 100% मान लिया जाए, ये 50 हो गया, 25 हो गया। ये कहने का मतलब सिर्फ इतने भाग में विश्व की 90% जनसंख्या रह रही। बाकी इतना क्यों खाली पड़ा है? कोई तो वजह होगी। और ये क्या वजह है इतना खाली होने की, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात की जाए तो कहते हैं कि विश्व में लगभग 60% जनसंख्या सिर्फ 10 देशों में। तो देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, थोड़ी पिछले आंकड़ों से लेके चले तो अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन हो गया? भारत। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाता है? चीन। तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है आपका? अमेरिका। चौथे नंबर पे आपका इंडोनेशिया। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, क्षेत्रफल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। 5वें नंबर पे आपका ब्राजील, 6वें पे पाकिस्तान, 7वें पे आपका बांग्लादेश। इस प्रकार से बहुत सारे देश आपके आ जाएंगे। रूस आ जाएगा 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे आपका मैक्सिको भी आ जाएगा। सॉरी, 7वें नंबर पे आपका नाइजीरिया। 5वें नंबर पे अगर देखें तो पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे। पाकिस्तान नहीं आएगा, ब्राजील आएगा यहाँ पे। 6वें पे पाकिस्तान, 7वें पे नाइजीरिया, 8वें पे बांग्लादेश, 9वें पे रूस और 10वें पे आपका आ जाएगा मैक्सिको। तो ये है विश्व के। यानी अब देखिए इसमें देखेंगे तो भारत हो गया पहले पे, चीन हो गया, इसके बाद इंडोनेशिया भी एशिया का हो गया, इसी में देखिए पाकिस्तान भी आ जाएगा, इसी में बांग्लादेश भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी जो 5 देश हैं तो एक तरीके से क्या है? एशिया महाद्वीप के हैं। तो एशिया महाद्वीप में सोचिए विश्व की 60% जनसंख्या निवास कर रही है सिर्फ एशिया महाद्वीप में। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी, जैसे हम महाद्वीपों को लेके चलें कि महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास कर रही। अब आप कहेंगे कि 59% के बाद फिर जनसंख्या कहाँ पे निवास कर रही? इसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा? इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? लगभग 143 के आसपास। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं 143 के आसपास। 143 भी मिलेगा, किसी किसी बुक में 148 भी मिलेगा। तो आप 148 भी मान सकते हैं, 148 माने, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा 148 दिखा रहा है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? 148 एशिया महाद्वीप का है।
इसके बाद बात करें तो कहाँ आता है, फिर आपका अफ्रीका आ जाता है। जनसंख्या के मामले में कि कितने, ये परसेंटेज बता रहा है कि 59%, लगभग 60 मानिए, 59.9 के आसपास, तो इसको पूरा 60 ही कर लेते हैं। 59 करने की क्या जरूरत है कि एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या रह रही, सोचिए एशिया में। और एशिया के 5 यानी विश्व के टॉप 10 देश, जिसमें अब अगर इनके भी देखेंगे तो भारत की जनसंख्या मान लीजिए कि लगभग 140, यही 142 कर ली, इसका 140, वहीं इसकी लगभग 33 करोड़, इंडोनेशिया की लगभग 27 करोड़। तो इस प्रकार से जनसंख्या इनकी कि देखा जाए तो वहीं पाकिस्तान की सोचिए 20 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान की, उसी हिसाब से 5वें नंबर पर नहीं आता पाकिस्तान। तो 20 करोड़ जनसंख्या इतनी तो हमारे केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, अगर इसकी बात करें तो। अब बात करते हैं किसकी, ये तो हो गई जनसंख्या की, जनसंख्या का असमान वितरण किस प्रकार से, कैसे जनसंख्या असमान तरीके से फैली हुई है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जनसंख्या घनत्व क्या है। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जाने कि ये जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि लोगों की संख्या और जमीन, यानी लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको अगर आपको डिफाइन करने की या डेफिनेशन देने के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको निकालते कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व बराबर, इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, इसमें फिर क्या होगा, इसके हिसाब से जब जनसंख्या घनत्व आएगा तो ये होगा कि जनसंख्या घनत्व को इसको 3 भागों में और बांटेंगे, अपनी पृथ्वी को इस प्रकार से, यानी पूरे महाद्वीपों में इसको 3 भागों में बांटेंगे। जनसंख्या घनत्व आपके समझ में आया कि जनसंख्या क्या है, यानी सिंपल भाषा में कहें कि मनुष्य और भूमि के बीच अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा जब देंगे तो क्या कहेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र क्या होता है, जनसंख्या घनत्व और कुल जनसंख्या अपन कुल क्षेत्रफल। ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, इसको कई बार सूत्र को पूछा गया, जब जनसंख्या घनत्व पूछे तो सूत्र के साथ साथ इसकी एक लाइन की परिभाषा भी लिखनी है। अब इसी में आओ पूछ लेता है जनसंख्या घनत्व के बारे में आप बताइए। इसको हम 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं कि पृथ्वी में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से असमान है, तो हम लिखेंगे उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। और तीसरे पे आ जाएंगे निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। हम इस चैप्टर को एक ही क्लास में खत्म करेंगे, इस वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व, यानी ऐसे देश जहां का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या आएंगे, ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब जिसमें आपका भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया के साथ साथ इसी में आपका यूरोप का फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। जर्मनी के साथ साथ आपका अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी कनाडा आ जाएगा, जिसमें उच्च घनत्व वाला क्षेत्र। जैसे यूरोप का देश आ जाता है मोनाको, इसको आप याद रखेगा, यूरोप का एक देश है मोनाको, जहां पे लगभग 22,020 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है जिसका, मोनाको का। अब बात आती है तो फिर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र किसे कहेंगे, तो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जिनका जनसंख्या घनत्व 10 से लेकर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ये क्या होंगे, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। अब जो मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं इसमें कौन कौन से आ जाएगा, तो इसमें हम कह सकते हैं अमेरिका का पश्चिमी भाग आ सकता है, यूरोप का एक तरीके से ऊपर वाला भाग आ सकता है, उत्तरी भाग आ सकता है, अफ्रीकी भाग आ सकते हैं इसमें,
जिसमें 10 से 50 में अगर देखा जाए तो पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र आ सकता है, इसमें जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र आ सकते हैं, मध्यम घनत्व वाले पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य आ सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। अब निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में कौन सा आएगा? तो निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 0 से लेके 10 तक है। 0 से लेके 10 तक, अब कैसे इसको कैसे कहेंगे? 0 से लेके 10 तक से इसका क्या मतलब है? 0 से लेके 10 तक का मतलब इसका ये है कि ऐसे देश जहां पे जनसंख्या घनत्व 0 से लेके 10 तक हो, जैसे साइबेरियन क्षेत्र देखा जाए, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, ऐसे देश जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, निम्न है, लोगों की संख्या बहुत कम है, जैसे कनाडा, अमेरिका का अलास्का प्रांत हो गया। तो ऐसे भी देश हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व निम्न है, यानी जगह बहुत है। अभी आपने शुरू में पढ़ा था ना कि विश्व की 90% जनसंख्या जो सिर्फ 10% क्षेत्र पर रह रही है, और देश की सोचिए 10% जनसंख्या 90% क्षेत्र पर रह रही है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि या तो मरुस्थली होगा या तो जलवायु। तो अब ये तो जनसंख्या घनत्व पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इस असमान वितरण के कारण क्या है, या हम ये कहेंगे कि जनसंख्या के इस उच्च निम्न घनत्व के क्या कारण है। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा या रिवाइज करते हुए चलिएगा। वीडियो को 2-3 बार एग्जाम से पहले अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपको अपने आप से रिवाइज हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण जो असमान है, इसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण जो इसका आता है नंबर 1 पे, हम कहेंगे भौगोलिक कारण। बात करेंगे सर भौगोलिक कारण मतलब भौतिक कारण। भौतिक कारण जिन पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे कारक जब प्रभावित करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं भौगोलिक कारक। यानी जनसंख्या को जब कोई भौगोलिक कारक, इसमें जैसे सबसे पहले हम कह दें, जो सबसे पहले आएगा वो आपका आ जाएगा जलवायु। यानी जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करेगी? अगर किसी देश की जलवायु बहुत अच्छी है, यानी वहां का रहने के लिए जलवायु अच्छी, ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत अच्छी, जैसे कहा जाए भूमध्य सागरीय जलवायु, जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा है, वहां पे स्वस्थ जलवायु कही जाती है। अब जैसे तो वहां क्या करेगी? जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व प्रभावित होगा। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र होंगे अगर जलवायु अच्छी है, और अगर जलवायु गर्म है, जैसे मरुस्थली भाग कह दिया जाए, उष्ण आर्द्र जलवायु कह दिया जाए, उष्ण का मतलब गर्म, यहाँ पे भयंकर गर्मी होती हो, तो उस जलवायु में क्या लोग रहेंगे? तो एक भौगोलिक काल में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी? जलवायु, कि वहां की जलवायु कैसी है। जलवायु अच्छी है तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी, यानी वो क्षेत्र कैसा बनेगा? उच्च घनत्व का बनेगा। और अगर जलवायु अच्छी नहीं है तो कैसा होगा? निम्न घनत्व का भी बन सकता है, मध्यम घनत्व का भी बन सकता है। दूसरा भौगोलिक कारक के बाद अगर हम दूसरे कारक की बात करें तो हम कह सकते हैं जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता कहेंगे, जल की उपलब्धता कैसे गुरु जी? तो जल की उपलब्धता इस प्रकार से कि अगर कहीं पे जल नहीं है तो क्या करेंगे आप? जब जल नहीं होगा तो क्या वहां पे जनसंख्या निवास करेगी? आप देखे होंगे हमारी प्राचीन काल से सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसती रही, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो दिल्ला फराद वाली, चाहे चीन की सभ्यता हो युहांग हो या पीली नदी वाली, सारी सभ्यताएं जल के किनारे ही क्यों बसी? क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत जरूरत थी वो क्या है? जल की उपलब्धता है। यानी जहां जल होगा तो वहीं पे लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि किसके लिए? खाना बनाना है तो जल, कृषि करना है तो जल, हर चीज की मुख्य जरूरत क्या है? जल है। तीसरी बात क्या होगी इसमें? तीसरी बात हो जाएगी धरातल। अब आप कहेंगे सर ये धरातल कैसे प्रभावित करेगा? धरातल कैसे प्रभावित करेगा? धरातल इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि जैसे कि कहीं का धरातल एकदम समतल है, अच्छा है, उपजाऊ है, तो वहां पे क्या होगा? जहाँ का धरातल समतल है वहां पे लोग ज्यादा बसेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे यातायात का विकास ज्यादा हो सकता है, नहरें ज्यादा बनाई जा सकती हैं, जितनी भी चीजों का विकास होगा, लोगों के लिए रहने के लिए घर आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो वो धरातल कैसा होगा? अगर समतल है तो लोग वहां पे सुखी पूर्वक रहेंगे, प्लस अच्छा होगा। दूसरी चीज, अगर धरातल ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, तो क्या लोग वहां ज्यादा रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम लोग पहाड़ी एरिया में घूमना चाहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वहां घर बना के रहना नहीं चाहते, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि पहाड़ी में बाढ़ आ रही, किस दिन मृदा संचलन हो रहा, किस दिन पहाड़ टूट के नीचे गिर रहा है। इस वजह से हम वहां पे घर बना के नहीं रहना चाहते, सिर्फ हम घूमने भले चले जाएं तो कहेंगे बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन धरातल का अगर स्वभाव अच्छा है, यानी धरातल बराबर है, तो क्या करेंगे? हम वहां पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी कारक जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, जनसंख्या घनत्व को, कि धरातल अगर समतल है तो लोग ज्यादा निवास करेंगे, और धरातल समतल नहीं है
तो लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, वहां से हटेंगे। चौथा कारक क्या होगा, उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा कैसे, उपजाऊ मृदा किस प्रकार से प्रभावित करेगी, उपजाऊ मृदा इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि जैसे कि जहां पे उपजाऊ मृदा है यानी कृषि योग्य जमीन है, तो वहां पे जनसंख्या का निवास अपने आप ज्यादा हो ही जाएगा। भारत को ही देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, आपको पता है तो कमेंट करके मुझको बताइए। चलिए, तो उपजाऊ मृदा जहां होगी, जैसे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरा उपजाऊ भूमि यानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। तो जलोढ़ मिट्टी का मैदान होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या आप देखते होंगे कि एक तरीके से क्या है, वो है जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन है। क्यों, क्योंकि मैदान कैसा है, उपजाऊ है, कृषि योग्य है। इस वजह से अगर वहीं राजस्थान की बात करें, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बावजूद जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे कम कौन सा है, ये आप हमें बताइएगा। तो सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी क्यों नहीं है, क्योंकि वहां की मृदा उपजाऊ नहीं। दूसरी चीज क्या है, जलवायु भी अच्छी नहीं। तीसरी चीज क्या है, वहां पे जल की उपलब्धता भी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे लोग एक तरीके से देखा जाए तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ठीक, ये तो हो गए भौगोलिक कारक। अब इसमें बात करें कि भौगोलिक कारक के बाद दूसरा कारक कौन सा होगा, हम कहेंगे गुरुजी आप लोग कहेंगे आर्थिक कारक भी तो है, हम कहेंगे बिल्कुल है। तो अब क्या आ जाएगा, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहली चीज हमको क्या प्रभावित करती है, सबसे पहली चीज हमको जो आर्थिक कारक में प्रभावित करेगी वो करेगी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण कैसे कि आर्थिक कारक, यानी वहां पे उद्योग धंधे हैं। अगर उद्योग धंधे किसी राज्य में है तो वहां अपने आप से जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे अपने भारत की ही बात देख लीजिए, जहां पे उद्योगिकरण है, जैसे ज्यादातर लोग अगर आपसे कहेंगे हम सूरत जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सूरत क्यों जा रहा होगा, घूमने नहीं, किस वजह से जा रहा होगा, वो कमाने, यानी अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करने। अगर कोई कहेगा मैं बंबई जा रहा हूँ, तो मतलब क्या है, औद्योगिकरण नहीं, उनका किसी और काम से जा रहा होगा। लेकिन अगर कहेगा सूरत जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, क्यों जा रहा है वो, कमाने, यानी वहां पे उद्योग धंधे हैं। तो औद्योगिकरण कहीं ना कहीं क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। जिस भी शहर में, जिस भी नगर में उद्योग धंधे होंगे, वहां पे लोग अपने आप से बचने लगेंगे। दूसरा कारक जो आर्थिक कारक में आता है वो होता है खनिज। अब आप कहेंगे खनिज किस प्रकार से, कि जिस भी देश में, राज्य के जिस क्षेत्र में खनिज निकाले जाएंगे, वहां पे जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगेगी। क्यों, आप कहेंगे गुरु जी क्या सिर्फ खनिज की वजह से क्यों बढ़ जाएगी, खनिज की वजह से इस वजह से बढ़ जाएगी कि किसी जगह से अगर खनिज निकाला जा रहा है तो उसमें काम करने वाले मजदूर क्या उससे 20 किलोमीटर दूर रहेंगे, नहीं, वहीं आसपास ही उसके अपना घर बना लेंगे, झोपड़पट्टियां बना लेंगे। और जब उनको वहां काम मिलने लगेगा तो वहां आसपास के जितने भी मजदूर या काम करने आएंगे तो उस खनिज की वजह से वहां पे बस जाएंगे। जैसे बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी और कालगोरली दो सोने की खदानें पाई जाती हैं जो रेगिस्तान में, लेकिन उन खदानों की वजह से क्या होता है, उन खदानों की वजह से वहां पे जनसंख्या ने बसना चाहा, जबकि जलवायु वहां पर्याप्त नहीं थी, जलवायु अच्छी नहीं है, रेगिस्तान है, उसके बावजूद जल की उपलब्धता भी नहीं है। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया की नदियां मरे और डार्लिंग से पाइपलाइन बिछाकर वहां तक जल उपलब्ध कराया गया। क्यों, क्योंकि खनिज भी तो निकालना है। ठीक, तीसरी चीज इसी में अगर देखा जाए आर्थिक कारक में, तो रोजगार आ जाएगा। यानी रोजगार की तलाश में इंसान कहाँ जाता है, आर्थिक कारक, जहां उसको रोजगार मिलेगा, जिस शहर में मिलेगा तो वो वहां जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे किसी भी स्कूल में, किसी जगह पे या किसी राज्य पे अच्छा खासा काम मिल रहा है, मजदूरी मिल रही, तो लोग वहां क्या होंगे, अपने आप से बचना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो ये कारक हो जाता। तीसरी चौथी चीज क्या होती है, नगरीकरण, जो इस समय सबसे ज्यादा हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। आजकल लोग गांव छोड़ के, एक फैशन सा चला है कि लोग गांव छोड़कर शहर में रहना चाहते हैं, यानी उनके आसपास जो शहर होता है, भले उस शहर से उसकी दूरी 5 किलोमीटर हो, तो क्या होगा, लोग उस शहर में बसने का प्रयास करते हैं। जबकि शहर से अच्छा क्या है, गांव। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, नगरीकरण, नगरों की ओर क्यों बढ़ना चाहता है, पहली चीज क्या है, नगर में जाएगा तो एक उसका एक अलग से स्टेटस बनेगा कि भैया देखो वो तो फलाने शहर में रह रहा है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में रह रहा, नहीं रह रहा। तो वैसे आप अपने क्षेत्र के ही चीजों को देख लीजिए, जैसे जो करवी के आसपास के गांव के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं,
वो यही कर रहे हैं ना कि आसपास के गांवों के लोग करबी अपने गांव की जमीन छोड़कर करबी में जमीन लेके रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक उनको ये भी तो दिखाना है कि हम नगर में निवास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगरीकरण भी क्या है, एक आर्थिक कारक है। नगरीकरण भी किसके लिए वो हो रहा है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा है। अब अगले कारकों की बात करें अगर, इसी में तो ये होता है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक। एक तीसरा कारक भी आप लोग मुझे बताएंगे क्या होता है, सांस्कृतिक कारक। इसे हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक कारक, या इसी को हम लोग कहेंगे, इसी को सामाजिक कारक भी हम लोग कहते हैं। सांस्कृतिक कारक या सामाजिक कारक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारक। इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर पहले पॉइंट की इसमें बात करें तो सबसे पहली चीज हमें प्रभावित करती है क्या, शिक्षा। दूसरी चीज हमें क्या प्रभावित करती है, धर्म, जाति। जाति के साथ साथ इसी चीज में एक चीज और आ जाएगी, धर्म, जाति, शिक्षा। अभी देखते हैं इसमें। सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, शिक्षा। कई बार हमें क्या होता है, हमें शिक्षा के नाम पे, जैसे अगर कोई आपसे कहेगा कि हमारा लड़का इलाहाबाद जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इलाहाबाद उद्योग के लिए जा रहा होगा? नहीं, शिक्षा के लिए जा रहा होगा, क्योंकि वो क्या है, शैक्षिक नगर है। अभी हम नगरों के जब पढ़ेंगे तब इसमें बताएंगे। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं एक क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, कि जो व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है वो कहाँ जाएगा, इलाहाबाद। अगर आपसे कह देगा कोई व्यक्ति आके कहे कि हमारा बेटा कोटा जा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, क्यों जा रहा होगा, खनिज के लिए जा रहा होगा कि रोजगार के लिए? तुरंत आप जो पढ़ने वाला वो तुरंत कहेगा वो काहे के लिए जा रहा होगा, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा होगा, क्योंकि कोटा क्या है, एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। धर्म, कहीं ना कहीं एक धर्म का कारण भी बना हुआ जनसंख्या के, कि जहां पे आप देखेंगे किसी विशेष धर्म के लोगों या विशेष समुदाय के लोगों का जहां पे ज्यादा बसाव होता है, तो लोग वहां से आके वहां बसना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप इजराइल को देख लीजिए, जब विश्व जनसंख्या की बात हो रही है तो हम उदाहरण विश्व का लेते हैं, कि आप अगर इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग बसे हुए हैं वो कहाँ के, ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग। आसपास के लोग सब कहाँ बसना चाहते हैं, इजराइल में। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि किस मुख्य रूप से किसका वो है, ईसाइयों का प्रमुख रूप से देश है। इस वजह से ज्यादातर कहाँ जाएंगे, वहां पे जाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, एक चीज और प्रभावित करती है जाति हमारी जनसंख्या को, कि कई लोग ये देखते हैं कि मैं उस जगह पे रहूं जहां पे मेरी ही जाति या मेरी ही समुदाय के लोग हों। तो एक कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में क्या बना हुआ है, जाति बनी हुई है, कि एक तरीके से वहां ये सोचते हैं कि आपस में हम लोग सब एक हैं, तो एक था बन के रहेंगे। तो जाति भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसी में एक चीज और प्रभावित करती है, भाषा। जाति, धर्म, भाषा। भाषा भी कहीं ना कहीं हम कहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे। अब अगर यहाँ से हम मान लीजिए कि उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत में चले जाएं, जहाँ पे कोई तमिल या तेलुगु बोलता हो, और वहीं हमें पता चले कि इस जगह पे कोई हिंदी बोलने वाला हो, तो हम उसके ज्यादा करीब आ जाएंगे और उसके पास रहने का ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या प्रभावित करेगी, भाषा भी प्रभावित करेगी। पांचवी चीज हो जाती है राजनीति। राजनीति भी क्या करती है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। कैसे? कि हम लोग उस जगह पे रहना चाहेंगे जहां पे सांप्रदायिक दंगे ना हो, जहां पे लड़ाई झगड़े ना हो, जहां पे राजनीति स्थिर हो। स्थिर का मतलब कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे जो विदेश में चलती है, कि अभी आप देख लीजिए म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता, पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए, उसका कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजनीति जहाँ पे स्थिर रहे, जहाँ पे राजनीति पे सैनिक आके कभी ना कब्जा कर, अफगानिस्तान में देख लीजिए तालिबान ने कब्जा कर रखा है। तो इस प्रकार से जहां पे राजनीति स्थिर रहती है तो वहां पे जनसंख्या अपने आप से रहती है। जैसे देख लीजिए यूक्रेन युद्ध, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक टॉपिक हम युद्ध भी रख सकते हैं, कि युद्ध भी कहीं ना कहीं क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। कैसे? यूक्रेन में अब युद्ध हो रहा है, तो वहां के जो दूसरे देश के लोग जाके बस गए थे वो क्या कर रहे होंगे, छोड़ के आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है, ये भी हुआ ना, कि जनसंख्या को युद्ध भी प्रभावित कर रहा है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है, हम इसी को कह सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारक। ये तो तीन प्रमुख कारक हो गए, और इनके अंदर पाए जाने वाले ये सब कारक। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो? चलिए अभी इसमें एक चीज और जनसंख्या को प्रभावित करेगी, अगर हम देखें प्रवास, जिसको हम सामाजिक या सांस्कृतिक कारक में भी रख सकते हैं। चलिए लेकिन अभी उसको हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे, टॉपिक में अभी जस्ट
प्रवास खुद एक हुआ। अब ये तो हो गए जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का प्रभावित करने वाले है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि और एक होता है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय में निश्चित जगह की लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय के अंदर लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समय जैसे मान लीजिए क्या चल रहा है 2025, तो हम कहते हैं कि 2024 में सर्वे की जनसंख्या 50,000 थी। 2025 में यही जनसंख्या 60,000 हो गई, जबकि होगी तो ये लाखों में। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 2025 में कितनी हो गई? 60,000 हो गई। तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि ये तो हो गई कि एक निश्चित यानी कर्वी के अंदर एक निश्चित समय में एक साल में एक निश्चित जनसंख्या जो बढ़ी उसे हम क्या बोले? जनसंख्या वृद्धि। अब वृद्धि दर क्या होता है? हम ये कहेंगे कि कर्वी के अंदर 2024 से 2025 के बीच में 20% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि 50,000 से कितनी हो गई? 60,000। ठीक, 10,000 बढ़ी यानी 50,000 का 10% 20% कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा प्रतिशत में होगी और जनसंख्या वृद्धि अंकों में आएगी। ठीक है, तो वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी स्थान विशेष पर एक निश्चित समय के अंतर्गत लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और वृद्धि दर क्या होती है? जिस दर से वो परिवर्तित हुई और जिसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं वो हमारी वृद्धि दर होती है। बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है ये तो हमने समझा, एक लोगों की संख्या में परिवर्तन। लेकिन ये दो प्रकार से हो सकती है। किस प्रकार से परिवर्तन हो सकती है? एक तो होती है धनात्मक वृद्धि दर, धनात्मक, और एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। गुरुजी ये क्या है धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि? तो ये वो है कि मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि कर्वे की जनसंख्या 2024 में 50,000 थी और 2025 में क्या हो गई? 60,000 हो गई, यानी प्लस हुई। प्लस का मतलब क्या? धनात्मक हो गई। अगर हम कहते कि 2024 में कर्वे की जनसंख्या 60,000 थी और 2025 में 50,000 हो गई, यानी घट गई, तो क्या हो गई? ऋणात्मक वृद्धि हम उसको कहेंगे। भारत में क्या कभी इससे पहले ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। 1921 में, जब 1917 में जब प्लेग फैला तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं हुई। तो ये तो हो गई धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर, ये किस प्रकार से धनात्मक होगी और ऋणात्मक होगी। अब इसमें हमें ये जानना है कि जनसंख्या वृद्धि दर में दो चीजें और होती हैं। एक होता है प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि, और एक होता है वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। अब आप कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि क्या है और वास्तविक वृद्धि दर क्या है? तो हम कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर, किसी देश की प्राकृतिक वृद्धि दर उससे कहते हैं जिसे बराबर, जितने हम कहेंगे जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ये क्या निकाल के देगा हमको? प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी किसी देश में आप कहेंगे जन्म दर और मृत्यु दर क्या है गुरुजी? प्राकृतिक वृद्धि दर तो समझ में ही नहीं आया, ऊपर से आपने जन्म दर और मृत्यु दर और दे दिया, ये क्या है? तो हम जन्म दर को देखेंगे कि जन्म दर क्या है। जन्म दर का सूत्र क्या होता है कि किसी, इसका सूत्र कई बार पूछा है जन्म दर का, तो इसको नोट कर लेंगे हम कि जन्म दर बराबर क्या आएगा कि किसी वर्ष में
जन्मे बच्चे अपॉन उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या गुणे 100। ये क्या है? जन्म दर इससे निकल के आएगी। यानी किसी वर्ष विशेष में जन्मे बच्चे और उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, यानी उस देश की, किस देश में वर्ष में जन्मे बच्चे और उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, इसे हम लोग कहते हैं अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर। अब आप कहेंगे कि ले अभी पहली चीजें क्लियर नहीं हुई और ये चीजें कितनी और बढ़ती क्रिटिकल होती चली जा रही हैं कि अशोधित जन्म दर अब क्या है। देखिए, हम बात कर रहे थे सिर्फ जन्म दर की, तो जन्म दर निकालने के लिए सूत्र क्या है? किसी वर्ष में, यानी 2024 में हम बात करें कि जन्म दर क्या होगी, तो हम कहेंगे 2024 में करबी में जन्मे बच्चे, यानी कैसे? जो जिंदा बच्चे हैं, मृत्यु नहीं, इसमें किसी वर्ष विशेष में जन्मे जिंदा बच्चे। ठीक है, इसमें कर लेंगे कि किसी वर्ष विशेष में जन्मे जिंदा बच्चे। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसी 2024-25 के बीच में जन्मे बच्चे और इसी वर्ष विशेष में जो अनुमानित जनसंख्या है उसको, तब अनुमानित जनसंख्या यानी इस वर्ष जन्मे कितने बच्चे होंगे इसका तो पता लग सकता है, लेकिन इस वर्ष के बीच में क्या एग्जैक्ट जनसंख्या पता चल जाएगी अनुमानित कितनी? चलिए पता भी चल गई, लेकिन इसमें पूर्ण जनसंख्या ले ली जाएगी, जिसमें बच्चों और वृद्धों को भी जोड़ दिया जाएगा, तो जिससे आंकड़ा क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? जो इतना एक्चुअल निकल के आना चाहिए उतना एक्चुअल निकल के नहीं आएगा। क्या बच्चे और बूढ़े बच्चों को जन्म तो नहीं दे सकते ना, उसके बावजूद हम क्या करते हैं? पूरी जनसंख्या जोड़ रहे हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर। तो ये इसमें खामियां होती है। जन्म दर समझ में, मृत्यु दर क्या हो जाएगी? अशोधित। किसी वर्ष विशेष में यानी मृत बच्चे, इसी में जन्मे की जगह क्या आ जाएगा? मृत बच्चे, और उसी के बीच में क्या आ जाएगा? उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 100, तो ये मृत्यु दर हो गई। सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको समझेंगे कि एक वर्ष जन्म दर क्या है? एक वर्ष के अंदर जीवित बच्चे की संख्या को जो परसेंटेज में व्यक्त कर रहे हैं वही हमारी क्या हो गई? जन्म दर हो गई। और एक में मरने वाला संख्या क्या हो गई? मृत्यु दर हो गई। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से क्या निकल के आएगी? प्राकृतिक वृद्धि दर। लेकिन वास्तविक वृद्धि दर क्यों नहीं निकल के आएगी? तो वास्तविक वृद्धि दर निकालने के लिए उसका सूत्र हो जाएगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास। अब कहेंगे ले अभी प्रवास का है, अभी प्रवास भी नहीं समझ में आएगा, तो इसके बारे में जानते हैं। किसी जगह पे छोड़कर जाना या किसी जगह को छोड़कर आकर बस जाना क्या कहलाता है? प्रवास। मान लीजिए कि यहाँ से हम छोड़ के यानी उत्तर प्रदेश से छोड़ के मध्य प्रदेश चले गए, तो हम क्या कर दिए? प्रवास कर दिए। तो जनसंख्या को वहां के बढ़ाएंगे तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या बढ़ेगी, तो ना तो हम वहां पे जन्म में लिए गए, ना तो वहां के यानी वहां जन्म से तो हम बढ़े नहीं, तो किससे बढ़े? प्रवास से, तो जुड़ जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में हम मृत्यु में तो घटे नहीं, तो किससे घटे? प्रवास से। यानी उत्तर प्रदेश से हम लोग चले गए तो वहां पे घट भी तो जाएंगे। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास। प्लस माइनस प्रवास क्यों? कि अगर जो आए हुए प्रवासी हैं उनको जोड़ दिया जाएगा और जो गए हुए प्रवासी उनको माइनस कर दिया जाएगा, तो उस जगह की वास्तविक वृद्धि दर निकल के आएगी। सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए आपका शहर उत्तर प्रदेश है, ठीक? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक समय के लिए मान लें हम कितनी है? 20 करोड़। ठीक, 20 करोड़ में इसमें हम कह दें कि नए जन्म लिए बच्चे जो हैं वो 2 करोड़ है एक साल के अंतर्गत, तो कितने हो गए? 22 करोड़। ठीक, इसमें हमने कह दिया कि मरने वालों की संख्या 1 करोड़ है, हम कह देंगे 22 में 1 करोड़ घट गया तो कितना बचा? 21 करोड़। ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस एक साल के अंदर कितने लोग बाहर से आके बस गए, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो निकल आई प्राकृतिक वृद्धि दर कि जन्म दर को हमने जोड़ दिया, मृत्यु दर को घटा दिया, कि मरने वालों की संख्या घटा दी और जन्म लेने वालों की संख्या को जोड़ दिया, तो जन्म में प्राकृतिक वृद्धि दर। लेकिन वास्तविक नहीं है ये,
वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकलेगी, कितने लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए उसको घटा दें, और कितने बाहर के लोग आकर उत्तर प्रदेश में बस गए उनको इसमें जोड़ दें। यहाँ तक कि कई सारी लड़कियों की शादी होकर जो उत्तर प्रदेश में आई होगी उसको जोड़ा जाए, प्लस जिनकी शादी होकर यहाँ से गई होगी उसको घटाया जाए। कितने लोग उत्तर प्रदेश में जॉब करने के नाम पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, अदर राज्यों के आके बस गए, और कितने लोग उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश छोड़कर चले गए कमाने के लिए। तो उससे क्या निकल के आएगी, वास्तविक वृद्धि दर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि वास्तविक वृद्धि दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। इसको 2 नंबर में कई बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है और प्राकृतिक वृद्धि दर, और ये धनात्मक वृद्धि दर क्या है और ये ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना है, ठीक। अब हम बात करें एक तरीके से जन्म दर मृत्यु दर तो हम बता ही चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा अब वैसे देखते हैं। तो ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि। अब हम कहें कि जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है ना कि जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले कहेंगे घटक का मतलब होता है कारक, एक तरीके से कह सकते हैं। हम क्या कह देंगे, जन्म दर, दूसरा क्या हो जाएगा मृत्यु दर, और तीसरा हो जाएगा प्रवास। जिसमें हमने जन्म दर पढ़ लिया, मृत्यु दर पढ़ लिया, प्रवास पढ़ लिया। कि जन्म दर क्या है, जन्म दर क्या है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लिए बच्चे और बटे उस वर्ष विशेष के मध्य अवधि की जनसंख्या गुणे 100, उससे क्या निकलती है हमारी जन्म दर। मृत्यु दर क्या है, किसी वर्ष विशेष में मृत बच्चों की संख्या अपॉन उस वर्ष विशेष में उस मध्य की जनसंख्या गुणे 100, मृत्यु दर हो गई। प्रवास क्या था, लोगों का एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाना प्रवास है। प्रवास मुख्य रूप से, प्रवास के कारक कौन कौन से, अब आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रवास के क्या कारण हैं। तो हम सीधा जो शुरू में हम पढ़े थे कि प्रवास के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रवास के कारण हो सकते हैं भौगोलिक कारण, कि किसी जगह की जलवायु अच्छी नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। पानी अच्छा नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, हम छोड़कर चले जाएंगे। वहां पे दंगे हो रहे, हम छोड़कर चले जाएंगे। लड़ाई झगड़े युद्ध हो रहे तो छोड़ के चले, वही कारक बनेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं प्रवास के, किसी जगह को छोड़कर आने के, और राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो थे, लेकिन अभी हम उस चीज के बारे में तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना प्रवास के प्रकार। तो प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे, एक होता है आप्रवास, आपसे पूछेगा आप्रवास, और दूसरा आपका होता है उत्प्रवास। आप कहें गुरु जी क्या नई नई चीजें आप बताने में लगे हैं। आप्रवास और उत्प्रवास, यानी प्रवास क्या था, किसी जगह को छोड़कर चले जाना है, किसी जगह से आकर कहीं बस जाना प्रवास है। अब बात है कि आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है। तो आप्रवास हम उसे कहेंगे कि जहां से आकर लोग बस जाएं, यानी मान लीजिए कि कोई आके हमारे इस जगह पर आके बस जाए, हम उसको क्या कहेंगे, आप्रवास। यानी जब किसी जगह को छोड़कर कोई एक जगह दूसरी जगह आके बस जाता है तो उस बसी हुई जगह के जो लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आप्रवास। उत्प्रवास क्या है, उत्प्रवास हम उसे कहेंगे जब कोई अपनी जगह को छोड़कर चला जाए। सिंपल सी बात याद कैसे रखें, जैसे किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, आओ, बोलते हैं कि आ जाओ, यानी आ। तो हम जहां पे लोग आए वो क्या है, आप्रवास। यानी कहीं से उठकर चले जाएं, यानी उत्प्रवास। यानी उठकर चले गए कहीं से तो वही आपके लिए क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। तो आप्रवास क्या है, जहां पर लोग आकर, जब लोग किसी छोड़कर जगह को आकर हमारे यहाँ पे बस रहे हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, आप्रवासी। जो हमारे यहाँ से जगह को छोड़कर चले जाएंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, उत्प्रवासी, यानी उक्त प्रवास। अब पूछेगा कि प्रवास के कारक कौन कौन से हैं। कारक यानी अभी बता ना प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 2 होंगे। कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इससे पूछता है। एक होता है अपकर्ष, एक तरीके से आप कहेंगे गुरुजी क्या नई नई चीजें आप बताने में लगे हैं, अपकर्ष प्रतिकर्ष। दूसरी चीज होगी प्रतिकर्ष।
एक होता है अपकर्ष और दूसरा होगा प्रतिकर्ष। आप कहेंगे अपकर्ष और प्रतिकर्ष क्या है? अपकर्ष का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, वो क्या हो गया? अपकर्ष। जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक अपकर्ष भी होता है, प्रतिकर्ष भी होता है। यानी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित भी करता है और कई बार अपनी चीज को क्या करता है? प्रतिकर्षित, यानी दूर भगाता है। प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी अपने से दूर भगाना, यानी ऐसे कारक जो प्रवास जिसकी वजह से लोग दूर जा रहे हो। वो तो कुछ भी हो सकता है, जो शुरू में हम पढ़ रहे थे, जलवायु भी हो सकती है। किसी जगह की जलवायु बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे खराब हो गई, तो क्या हो गई? वो हमारे लिए प्रतिकर्ष कारक बन गई। लेकिन जलवायु अपकर्ष भी हो सकती है। किसी जगह की जलवायु बहुत अच्छी है, जैसे हम कहते भूमध्य सागरी, तो वही जलवायु क्या है? अपकर्ष भी है और प्रतिकर्ष भी है, दोनों हो सकती है। इस वजह से हमने क्या कहा? अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष यानी ऐसे कारक जो हमें अपनी ओर आकर्षित करें, वो क्या है? आपका जैसे रोजगार, उद्योग धंधे, ये सब हमको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित क्या करेंगे? लड़ाई दंगे, ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक। आए दिन होने वाली लड़ाइयां, युद्ध, ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक। यानी जिनसे डरकर हम भगें, वो क्या है? प्रतिकर्ष कारक। जिनकी वजह से हम उनके पास जाएं, वही क्या है? अपकर्ष कारक। जैसे कहीं पे मेला वगैरह लगा होता है, हम लोग तुरंत दौड़ के जाते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है? एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है कि नहीं? कहीं पे एकदम से विस्फोट होने लगे, एकदम से गोलियां चलने लगे, तो वहां से हम क्या करें? तुरंत भागेंगे एकदम से दुम दबा के, तो हमारे लिए क्या हो गया? प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? अपकर्ष और प्रतिकर्ष। प्रवास कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अप्रवास और उत्प्रवास। या तो लोग आएंगे या तो लोग जाएंगे, यानी आएंगे अप्रवास, जाएंगे उत्प्रवास, याद रहेगा। चलिए, ये तो हो गया प्रवास, ठीक। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब ये है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने वाले उपाय कौन कौन से हैं। तो इससे पहले हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे कि जननांक की संक्रमण सिद्धांत। एक जनसंख्या वृद्धि का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। शायद कभी ऐसा हो जिसने ना पूछा गया हो, लेकिन ज्यादातर पूछा ही जाता है। जनांक की जनांक की संक्रमण सिद्धांत। इसको आप लोगों को याद रखना, हर बार 4 नंबर में पूछा जाता है कि जननांक की संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसको जिसने बताया था वो थे थॉमसन। इन्होंने इसके बारे में बताया था 1929 में। इसके बाद एक दूसरे विद्वान आते हैं, नॉटेस्टेन। नॉटेस्टेन, इसने इसको दिया था 1945 में। इनका सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है और सबसे ज्यादा अच्छा। सबसे पहले जननांक की संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने दिया और फिर इसके बाद नोटेस्टिन ने दिया। नोटेस्टिन ने जनसंख्या के संक्रमण, जननांक की संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई। शायद आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद हम इसकी 3 अवस्थाएं देखते हैं। एक अवस्था है प्रथम अवस्था, एक हो गई द्वितीय, एक हो गई तृतीय। आपको गुरु जी कितनी सरल है, प्रथम द्वितीय तृतीय, 1 2 3, यही 3 अवस्थाएं थी। हाँ, तो यही 3 अवस्थाएं थी, सरल ही है। नोटेस्टिन ने सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती। इन्होंने कहा कि शुरुआत में सोचिए, यानी 18वीं शताब्दी के पहले हमारी जनसंख्या अगर देखा जाए से 2500 साल पहले, जब और पीछे जाएंगे तो लगभग 10,000 साल अगर पीछे हम चले जाएं, यानी सिंधु सभ्यता से भी पीछे चले, तो हमारी जनसंख्या मुश्किल से कहते हैं 50 लाख रही होगी जब हम लोग सिंधु सभ्यता में थे। इससे पहले 50 लाख से सोचो, उस जनसंख्या को 1 अरब होने के लिए लगभग 10,000 साल, वहां लगभग 18वें साल शताब्दी में हमारी जनसंख्या 1 अरब हुई। 18वें यानी लगभग उतने सालों में। फिर उससे जस्ट डबल 200 सालों में हुई, फिर उससे 30 सालों में हो गई। अब वर्तमान में देखा जाए तो 1 अरब जनसंख्या होने में 12 साल लगता है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रथम अवस्था है उसमें क्या था, जन्म दर उच्च थी, जन्म दर वो उच्च थी, और मृत्यु दर भी उच्च थी। इन्होंने कहा नोटेस्टिन बता रहे हैं अपने सिद्धांत में कि जो जननांक की संक्रमण की प्रथम अवस्था होती है उसमें जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। क्यों?
क्योंकि उस समय तक हमारे देशों में ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं थी और अंधविश्वास बहुत था। अंधविश्वास है नहीं, आज खत्म हो गया। आज भी देख लो, किसी का अगर गांव में अगर 2-4 बार डॉक्टर को दिखा है, ठीक नहीं हुआ तो तुरंत लोग क्या कहेंगे, चले जाओ झाड़ फूंक वाले थोड़ा सा दिखवा दो, कहीं कोई इस पे भूत प्रेत चुड़ैल का साया तो नहीं है, कहीं दिखा दो इसको। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्या थी, स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी और जन्म और मृत्यु दर उच्च थी। जन्म दर मतलब जन्म लेने वालों की संख्या उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय बाल विवाह हो रहे थे और लोगों को ये लगता था कि अपना परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, जिस वजह से जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन मरने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी। आए दिन कबीलों में युद्ध हुआ करते थे, आपस में राजा महाराजाओं को देखते थे, कहीं राज झड़पने के चक्कर में इससे युद्ध उससे युद्ध होते रहते थे। फिर उसके बाद आजादी के लिए युद्ध होते रहे, तो मृत्यु दर भी उच्च थी। दूसरी चीजें, डॉक्टर नहीं थे, सुविधाएं नहीं थे, हमको बीमार हो जाए तो कहीं ये जड़ी बूटी, कहीं ये झाड़ फूंक, इसकी राख खिला दो, उसकी राख लगा दो इस मंदिर की। तो इन सारी चीजों के चक्कर में क्या था, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा उच्च थी। द्वितीय अवस्था क्या हुई, यानी 18वीं शताब्दी के बाद के, इसमें ज्यादातर अगर देखेंगे उस टाइम पे अब शायद ही कोई ऐसे देश होंगे जहाँ पे जन्म दर उच्च दर, मृत्यु दर भी उच्च हो। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश इसमें हो सकते हैं। द्वितीय में क्या हुआ, जन्म दर तो उच्च रही, जो द्वितीय अवस्था थी उस पे क्या था, जन्म दर उच्च, लेकिन जो मृत्यु दर थी, मृत्यु दर घटी। द्वितीय अवस्था में क्या हुई, इस प्रथम अवस्था में हम लोग शिक्षित नहीं थे, लोगों के बारे में जानकारी भी नहीं थी। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, हम शिक्षित तो हो गए, तो उससे क्या हुआ, हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास जाने लगे, चीजों को दिखाने लगे, ध्यान रखने लगे चीजों का। मृत्यु दर, मात्राओं पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया करिए, कई बार मैं भूल जाता हूँ मात्राएं लगाना, और हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, जल्दी गलत नहीं होता मुझसे। जन्म दर उच्च रही, क्यों? क्योंकि जन्म दर इस वजह से उच्च रही कि लोग शिक्षित तो थे, लेकिन परिवार उस समय तक भी क्या थे, ज्यादातर जो परिवार थे एक तरीके से बढ़ाने में ही लगे थे कि हमारा जितना बड़ा परिवार होगा उतना अच्छा होगा। कि ज्यादा बच्चे हैं तो किसी को राशन की लाइन में लगा दिया, किसी को घर के काम करने में लगा दिया, किसी को खेतों काम में लगा दिया, किसी को बाहर कमाने के लिए भेज दिया। तो ये सोच थी, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे करके क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इस अवस्था में क्या हुई, जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसके लिए एक डायग्राम बनता है कि अगर देखा जाए इस प्रकार से, तो जैसे हम कहें ये एक लाइन, जो मान लीजिए कि ये रेड लाइन जो है ये जन्म दर की है, कि जन्म दर तो उच्च थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद हम कहें कि ये जो ब्लू लाइन है ये ग्राफ में प्रदर्शित कर रही है मृत्यु दर को। शुरुआत में तो उच्च थी, अब आप देखेंगे इसको अगर हम भागों में बांटने की कोशिश करें तो, जो को थोड़ा यहां से लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। एक प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब पहले इसको समझें फिर इसको समझेंगे कि ये क्या डायग्राम किस लिए बनाया गया। चलिए, हमने क्या कहा कि जो प्रथम अवस्था थी उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, इस वजह से जनसंख्या क्या थी, ना तो जनसंख्या बढ़ी ना ही जनसंख्या घटी, जहां पे थी वहीं स्थिर रही। द्वितीय अवस्था में क्या हो, जन्म दर तो उच्च रही, यानी हमने कहा कि जो रेड लाइन है वो जन्म दर को दिखा रही, तो जन्म दर तो उच्च थी लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, नीचे जाने लगी मृत्यु दर, ठीक। और जब मृत्यु दर नीचे जाएगी तो आप देखेंगे कि जनसंख्या के बीच में क्या बन जाएगा, एक बड़ा गैप बन जाएगा। यानी जो द्वितीय अवस्था थी इस अवस्था में तेजी से जनसंख्या बढ़ी, यानी 1850 के बाद से, अगर 1950 के बाद से भारत में बात करें तो 1950 के बाद से 1990 तक का दशक जो था उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला था। 1970-80 में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में बढ़ती है। लेकिन इसके बाद से जो तृतीय अवस्था थी, इसमें द्वितीय अवस्था में जैसे भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, इस प्रकार तृतीय अवस्था में अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, जो तृतीय अवस्था होगी इसमें जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर भी घटेगी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटेंगे इसमें, यानी जन्म दर भी कम हो गई और मृत्यु दर, और जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाएंगी तो जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि दर बिल्कुल कम हो जाएगी। यानी पहली चीज में हमने क्या कहा कि जो प्रथम थी जन्म दर उच्च, यानी जन्म लेने वालों की संख्या अगर
100 है तो मरने वालों की संख्या भी 100 थी। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, नोटेस्टीन कहते हैं कि द्वितीय अवस्था में जन्म लेने वालों की संख्या तो 100 ही रही, लेकिन मरने वालों की संख्या क्या हो गई, 50 हो गई। यानी अब 50 व्यक्ति बच रहे हैं, तो यानी 50 व्यक्ति क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ी 50 लोगों की, 100 से 150 हुई, 150 से 200, 200 से 250, 300। तृतीय अवस्था में क्या हुई, तृतीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कि तृतीय अवस्था में जन्म दर घटती है, यानी जो 100 थी 100 से ये भी 20-25 आ जाएगी, और मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, ये भी 20-25 आ जाएगी प्रति हजार में। तो जितने बढ़ेंगे नहीं ना ही घटेंगे, तो जनसंख्या क्या होगी, स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। तो प्रथम अवस्था भी एक तरीके से क्या थी, ना जन्म दर ना जनसंख्या बढ़ रही थी ना घट रही। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तृतीय अवस्था में क्या हुआ, इस तृतीय अवस्था में अगर आप देखेंगे तो यूरोप के कई सारे, यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, जैसे हम कहते हैं फ्रांस है, अगर हम कहते हैं एस्थोनिया है, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश, माइनस में चल रही है एस्टोनिया की जनसंख्या, इस प्रकार से। तो बहुत सारे देश। अब बात यह है कि जनसंख्या कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या है, बहुत सारे विश्व में उपाय किए गए कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय कौन कौन से हैं। जनसंख्या बढ़ने की अगर पहले बात करें कि जनसंख्या वृद्धि के कारण देख लेते हैं कि इस वृद्धि के कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, अभी तक तो हम देख रहे थे सिर्फ उसके कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण हम कहेंगे क्या है, अशिक्षा, कि लोग क्या हैं, शिक्षित नहीं है। दूसरा हम क्या कहेंगे, अशिक्षा के साथ साथ अंधविश्वास, कि लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। तीसरी चीज हम क्या कहेंगे, रूढ़िवाद। अब आप कहेंगे सर ये रूढ़िवाद क्या, रूढ़िवाद मतलब ये क्या है कि वंशवाद, पितृसत्तात्मक परिवार, कि बेटा ही चाहिए, कहीं ना कहीं बेटा ही हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, बेटी नहीं बढ़ाएगी। यानी ये रूढ़िवाद है पुरानी, जो प्राचीन काल से चली आ रही है कि बेटी चिता को आग नहीं दे सकती, जबकि ऐसा नहीं कि वो भी सब कुछ हो रहा है, ये बेटी परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो रूढ़िवाद हो गया। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कम उम्र में शादी। जब कम उम्र में शादी हो जाएगी 14-15 साल में ही, तो 20-25 साल तक वो क्या करेंगे, बच्चे ही पैदा करते रहेंगे। और 20-25 साल के पहले बच्चे क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, और जब तक मैच्योरिटी आएगी तब तक उनके 5-6 बच्चे हो चुके होंगे। तब उनके समझ में आएगा कि अगर 1-2 बच्चे ही होते तो ज्यादा अच्छा होता, इनको पढ़ा लेते, अच्छा था, लोगों को समझ आएगी। दूसरी चीज, शिक्षित अगर होंगे तो, शिक्षित होंगे तो क्या होगा, जब लोग शिक्षित होंगे तो लोगों को ये पता होगा कि लड़का हो या लड़की सब एक समान होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक जनसंख्या बढ़ने का अंधविश्वास, लोगों के अंदर वही चीज जो हम बताएं, रूढ़िवाद बढ़ा हुआ, कम उम्र में शादी है एक तरीके से। एक हम कह सकते हैं कृत्रिम संसाधनों का उपयोग कम, कृत्रिम संसाधनों का कम उपयोग, यानी वर्तमान में जनसंख्या रोकने के लिए बहुत सारे कृत्रिम संसाधनों सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें इसी में, तो जैसे जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम संसाधनों का कम उपयोग, एक तरीके से एक चीज और आई सरकार द्वारा चलाए गए थे नसबंदी, इसको भी आप रहने दीजिए, तो उसमें रोकने के उपाय में आएगा कि ये है कृत्रिम संसाधनों की कमी, इसमें हम कह सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से, इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हो जाएंगे, ये वृद्धि के जो कारण होंगे वो आपके लिए निकल कर सामने आएंगे। अब इन्हीं चीजों को जब पूछेता है किसी भी चीज के लिए कि अगर ये कारण है, तो इन्हीं को हम उपाय बना देंगे। देखिए कैसे उपाय बना देंगे, अशिक्षा को हम क्या कर दें कि अगर वृद्धि को, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो क्या किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। ठीक, अगर वो शिक्षित हो गए तो उनको समझाया जाए, लोगों का अंधविश्वास दूर किया जाए, जो रूढ़िवादिता है इसको खत्म की जाए। यानी जो रूढ़िवाद है इसको बताया जाए कि भैया ऐसा नहीं है, लड़की भी परिवार चला सकती है, कि बेटी हो या बेटा सब एक समान है। ठीक है। शादी की उम्र बढ़ा दी जाए, कम उम्र में शादी, इसकी भी उम्र बढ़ा दी जाए, इससे ये होगा। कृत्रिम संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिस प्रकार से गवर्नमेंट कई सारी चीजों को फ्री की हुई, जैसे नसबंदी वगैरह हुई और भी कई सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी चीजें हैं,
लोगों को सेक्स एजुकेशन दी जाए कहीं ना कहीं, जिससे लोग जागरूक होंगे। कई बार क्या होता है, लोगों को शिक्षित ना होने की वजह, शर्म की वजह से कई सारी चीजों को खुल के कह नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक तरीके से घर वालों का दबाव होता है। कई बार बच्ची जैसे घर में लड़की होती है, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उस दबाव को भी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। लोगों को रोजगार दिया जाए। जब लोग फ्री रहेंगे, घर में रहेंगे, तो क्या करेंगे, जनसंख्या ही बढ़ाएंगे। अगर रोजगार रहेंगे, काम करेंगे, तो क्या होगा, लोग काम में लगे रहेंगे। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की जाए कि लोग मोबाइल टीवी में जब से लग गए, जो देख रहे होंगे, जनसंख्या क्या है धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी तरह जब फ्री रहेंगे, फ्री का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप कोरोना के टाइम पे देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि लोग फ्री थे, घर में बैठे हुए थे, तो क्या करें, जनसंख्या ही बढ़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, मनोरंजन के साधनों में तो और बढ़ोतरी की जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, शिक्षित किया। जब लोग काम में लगे रहेंगे, तो उस चीज को समझेंगे कि कमाना क्या है, कैसे चीजों की कद्र होगी। तो ये था हमारा विश्व जनसंख्या का एक तरीके रिवीजन क्लास, एक ही क्लास में, जिसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत उसमें भी नहीं पढ़ा। इसमें कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए।